In this video, we will try to see the analysis of UPPCS 2024 history section. तो इस बार हिस्ट्री सबसे कठिन सब्जेक्ट था. A lot of people have talked about it कि मतलब द क्रोनोलॉजी थिंग दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इन दिस पेपर, जो आप अभी ऑब्जर्व करोगे ही. साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें भी पूछी गई थी जो कन्वेंशनली हम लोग नहीं पढ़ते हैं. तो वी स्टार्ट विद क्वेश्चन 1. सबसे पहला क्वेश्चन था कि कंसिडर द फॉलोइंग पेशवाज एंड अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. आपको इन पेशवाज को एक असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है कि इनमें से सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था और फिर उसके बाद कौन आया था. सो वी विल एक्चुअली सी द आंसर. कमीशन ने आंसर ये दिया है एंड एक्चुअली में यही आंसर है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव डन करेक्टली. अगर अनटिल अनलेस आपको नहीं पता है कि बालाजी विश्वनाथ वॉज द पर्सन विद whom दिस डायनेस्टी स्टार्ट्स, इस क्वेश्चन का आंसर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था. सीइंग द आंसर, मैंने आपके लिए आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो करेक्ट ऑर्डर ये है कि बालाजी विश्वनाथ हु एक्चुअली वॉज द फाउंडर ऑफ पेशवाई. ठीक है, जो पेशवा शासन स्टार्ट होता है विद इन द मराठा एम्पायर, वो स्टार्ट होता है बालाजी विश्वनाथ जी की वजह से. 1713 से 1720 तक फॉर 7 years ही वॉज द पेशवा एंड ही मेड दिस पोस्ट एज अ डायनेस्टिक पोस्ट. राइट, इससे पहले जो पेशवा था ही वॉज लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द एम्पायर, बट ही वॉज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट. लेकिन आप देखोगे कि जब बाजीराव का टाइम आता है फ्रॉम जब बाजीराव का टाइम आता है तो आपको जो कि है 1720 से 1740 तक, जो आपने मूवी भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो देन द पेशवास पोस्ट बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द किंग ऑफ द मराठास. तो उसके बाद उनके बेटे होते हैं बालाजी बाजीराव, जिनका एरा है 1740 to 61. देन कम्स नारायण राव फ्रॉम 1772 to 1773. इन रघुनाथ राव के बारे में आपने देखा होगा पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको पता होगा कि बालाजी बाजीराव इनकी ही वॉज द मतलब टाइप ऑफ रूलर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पे मराठास और अफगान्स के बीच में एक स्टेटस को जैसी कंडीशन बन गई थी. नोबडी प्रिवेल्ड, अफगान्स बेंट बैक एंड मराठा एम्पायर सॉर्ट ऑफ कोलैप्स. जो उनकी हेजेमनी थी नॉर्थ इंडिया में वो खत्म हो गई थी. देन दिस बालाजी बाजीराव डाइज. इसके बाद नारायण राव बनते हैं हु वॉज ऑल्सो नॉट अ वेरी फेमस लीडर. तो आपको इनमें से एक तो पता ही होना चाहिए था, बालाजी विश्वनाथ हु वॉज द फाउंडर. और अगर आपको यही पता होता इवन देन यू वुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन को आपको इस तरीके से देखना है, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं मराठा एम्पायर में आप उनको याद कर लीजिए, उनसे एसोसिएटेड कोई इंडिविजुअल हैं उनसे याद कर लीजिए. दैट विल हेल्प यू आउट. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड. सो इनिशियल एंशिएंट टाइम में जो ट्रेड है उसके बारे में बात हो रही है, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में बताना है. देयर आर रेफरेंसेस टू न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन इंडिया. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर ही नहीं सकते हो. आपको क्या लगता है कि रिवर पोर्ट्स थे ही नहीं इंडिया में? इफ यू वांट टू से कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब है कि देयर आर नो रेफरेंसेस ऑफ रिवर पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया. तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 100% ट्रू कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं. वी आर नोन फॉर अ रिवर सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवर के किनारे थी, गंगा सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन. सो कीप इन माइंड दैट कि इस तरीके के सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होते हैं. देयर वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक. तो आपको नहीं लगता कि अगर बहुत सारे पोर्ट्स रहे होंगे तो वहाँ पे जो सामान और यातायात के बड़े गोदाम होंगे ही होंगे. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड नेवर एक्चुअली लीव. हम स्टेटमेंट देख के उनको छोड़ के चले आते हैं और हमें लगता है कि ये कुछ बहुत अजीब पूछ लिया है जो हमें शायद नहीं पता, बट एक्चुअली में ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं. आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे बंदरगाहों के संदर्भ मिले ही मिले होंगे किसी ना किसी बुक्स में? कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी नहीं दिया है. वो नहीं पूछ रहे कि मौर्य साम्राज्य में है या गुप्त साम्राज्य में मिले हैं. वो तो कह रहे कि प्राचीन भारत में आपको नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं. देयर वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक ऑफ कोर्स. तो इस तरीके के आंसर्स को आपको गलत नहीं करना है. दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट सिंपल क्वेश्चंस. मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे एक बुक थी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी. इस बुक के ऑथर का हमें नाम नहीं पता है, बट इट टॉक्स अबाउट द इंडियन ओशन. इतना आपको नाम से ही अंदाजा लग रहा होगा इसका, पर्टिकुलरली द रेड सी वाला जो पोर्शन है उसके बारे में. और उसके बाद रिवर पोर्ट्स को अगर आप देखोगे तो पाटलिपुत्र में रिवर पोर्ट है, क्योंकि पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्याज एंड इवन अर्लियर. और इसके साथ साथ एंट्री पोर्ट्स जैसे कि ट्रेड हब मिलते हैं अरिकामेडू तमिलनाडु में, जिसको आज आई थिंक चेन्नई पोर्ट बोलते हैं.
इट वॉज ऑल्सो ड्यूरिंग आई थिंक दी अर्लियर चोलाज, इनिशियल वाले चोलाज थे। तो वहाँ पे गुड्स और ट्रैफिक के हमको एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अभी तक 2 क्वेश्चन हमने देखे हैं। इट वॉज आई वुड से अ मॉडरेट क्वेश्चन until unless you may get confused, बट अगर आपको ये भी पता होता कि बालाजी विश्वनाथ पहले थे तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाते। दिस आई बिलीव इज अ इजी क्वेश्चन, राइट। इसके बाद देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी टफ। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। वो ये पूछ रहे हैं कि सेन रूलर्स थे बंगाल में, राइट। एक सेन डायनेस्टी थी बंगाल में विच वॉज अप्रूटेड विद द टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। जब टर्क्स का इन्वेजन होता है, बख्तियार खिलजी पर्टिकुलरली, he was the person behind the uprooting of the Sen rulers. He was the person who burned the नालंदा, पता होगा आपको। तो सेन रूलर्स को वो पूछ रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हम में से कोई भी सेन डायनेस्टी को ऐसे इस लेवल तक नहीं पढ़ता है कि हम उनके जो रूलर्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी को बता पाएं। तो इसका तो आंसर आपको रटना होगा। इन दिस वॉज यू शुड नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द पेपर इफ यू सी देम इवन दिस ईयर और एनी ईयर और एनी पेपर, इवन इन यूपीएससी। अगर इस तरीके के फिजूल के सवाल आते हैं तो आपको वो लीव ही करने हैं। लाइक इसका आंसर कमीशन ने देता 3412, विच मीन्स हेमंत सेन। उसके बाद आते हैं विजय सेन। एक्चुअली मैंने इनकी जो क्रोनोलॉजी थी उसको लगाया भी है। तो सबसे पहले रूलर थे हेमंत सेन जो थे 1070 से 1096 तक, राइट। उसके बाद विजय सेन, ये 1159 तक, मतलब बहुत लंबा शासन रहा इनका। इसके बाद बल्लाल सेन 1189 तक, और उसके बाद लक्ष्मण सेन। आई थिंक विद द लक्ष्मण सेन दिस डायनेस्टी एंड, यस, आफ्टर द बख्तियार खिलजीज इन्वेजन। सो दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन। आई डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत सारे लोगों ने ये कर पाया होगा, और नहीं कर पाया तो भी आपको सर्टेन होने की जरूरत नहीं है। इवन दिस ईयर यू कांट प्रिपेयर क्वेश्चंस। इसके बाद अगेन अ टफ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बैरम खान। बैरम खान के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा बैरम खान वॉज द मेन पर्सन इन दी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर वॉज स्टिल अ माइनर। अकबर वॉज अ माइनर एंड बैरम खान वॉज अ पर्सन हु लेड दिस बैटल ऑन बिहाफ ऑफ अकबर। तो अकबर गिव हिम द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खान। कमीशन ये कहता है कि आंसर सही है। हालांकि देयर आर कॉन्फ्लिक्ट, कुछ लोग मानते हैं हुमायूं ने दिया था, बट इस बात में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि खाने खाना का जो टाइटल है वो अकबर ने ही दिया था। दूसरा उन्होंने ये पूछा है कि दिस टाइटल वॉज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। तो एक्चुअली में इशू ये है कि ये टाइटल दिया गया था व्हेन अकबर मेड हिम द वजीर ऑफ हिज एम्पायर। कमीशन ये कह रहा है कि ये उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खान के नियुक्त होते समय नहीं दी गई थी। सो इवन इफ यू नो दिस, तभी आप गलत कर सकते हो अगर आप नहीं को नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट हो जाता है गलत, राइट। तो अकबर गेव हिम दी टाइटल ऑफ खाने खाना एंड अकबर गेव दिस टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खान ऑन द ओकेजन ऑफ अपॉइंटिंग हिम एज हिज वजीर। ये आपको इसका ख्याल कर लेना है, इवन दो दिस इज अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ही वॉज अपॉइंटेड एज वजीर इन 1556 बाई अकबर, और खाने खाना की जो उनको पोस्ट है वो भी दी गई थी 1556 में। तो दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन। दिस इज रियली टफ क्वेश्चन। इतना आसान नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन को कर पाना। देन वी सी द नेक्स्ट हिस्ट्री क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। हाँ, दिस इज द 13th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं द जस्टिस पार्टी, consider the following statement with reference to Justice Party. The Justice Party opposed Congress by calling it Brahmin-dominated organization. This is a true thing. अगर आपने थोड़ा बहुत भी जस्टिस पार्टी के बारे में पढ़ा है, इफ़ यू नो समथिंग अबाउट ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पीरियार बोला जाता है, तो यू विल नो कि ही वॉज अगेंस्ट दिस थिंग, कि ही थॉट कि कांग्रेस वॉज अ ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी। ही थॉट पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु, वहाँ पे अन्य कास्ट को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट केम द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज द मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स गिवन टू मुस्लिम्स। अब ये क्वेश्चन अगर आप वैसे पढ़ोगे आपको भी बहुत कठिन लग सकता, बट एक्चुअली उतना कठिन ये क्वेश्चन है नहीं। इसमें गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मॉरले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो इसको आप ऐसे समझिए कि व्हाट मॉरले मिंटो रिफॉर्म एक्चुअली डिड, दे गेव सम सीट्स टू मुस्लिम्स। कोई भी पार्टी होगी या कोई भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो दे विल आस्क फॉर रिजर्व सीट्स। अदरवाइज तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? कि दे आर सेइंग कांग्रेस इज ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी, देन दे विल हैव टू आस्क फॉर सीक्रेट रिप्रेजेंटेशन। तो उस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू ही है। एंड अदरवाइज आपने अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो यू वुड नो दैट दिस कम्स फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ ईवी रामास्वामी नायकर, और ये दोनों ही बातें एकदम ठीक हैं। तो आई विल कंसिडर दिस क्वेश्चन एज अ मॉडरेट क्वेश्चन
अगर आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिना सोचे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते तो यू वुड हैव आंसर्ड इट। फर्स्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत मतलब नॉर्मल बात है। और दूसरा वाला जहाँ पे उनको कंपेयर कर दिया गया है मॉरली मिंटो टाइप ऑफ रिफॉर्म्स, मॉरली मिंटो टाइप ऑफ रिफॉर्म्स है 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो उसी लेवल पे यहाँ पे जस्टिस पार्टी वांटेड रिजर्वेशन सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स फॉर अदर पार्टी, अदर कास्ट्स, राइट। तो दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन। 14th question was, consider the following statement with reference to worker in peasants parties. Now this is a very tough question. पहले बात तो वर्कर और पीजेंट पार्टी के बारे में आपने सुन रखा होगा। आई थिंक दिस पार्टी इज नॉट इवन मेंशन्ड इन जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसमें भी नहीं है। मैंने देखा था थोड़ा सा, मुझे डायरेक्टली मेंशन नहीं मिला इस पार्टी का। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि द वर्कर एंड पीजेंट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1927। नाउ दिस इज अ फैक्ट, पता नहीं हमको, अगर आप नहीं पढ़ के गए हो एग्जैक्टली आपको नहीं पता तो आपको नहीं पता हो कि 1927 में फॉर्म हुई थी, 35 में फॉर्म हुई थी। एंड वॉज गिवन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहे हैं कि पार्टी को फॉर्म भी किया गया 1927 में और 1927 में इसको ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्म है वो भी देती गई थी। नाउ दिस बिकम्स अ वेरी टफ थिंग। पहले तो यहाँ पे एक वोट दे रखी है हमको ईयर, अब इस ईयर में वो ट्विक कर सकते हो सकता है 30 हो सकता है 32 हो, वी आर नॉट श्योर। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि इसी वर्ष इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दे दिया गया था। सो नाउ दिस बिकम्स अ टफ थिंग कि आप एक पार्टी का गठन भी करो उसी साल में और उसी साल में उसको ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर दो। कमीशन ने इसका आंसर दिया है डी, दैट उन्होंने इस क्वेश्चन को गलत माना है। एक्चुअली में पार्टी का फॉर्म हुई थी सी, द वर्कर इन पीजेंट पार्टी इट वॉज फॉर्म्ड एज एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इन 1927। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसा है कि अर्लियर इट इमर्ज्ड इन बंगाल इन 1925, फिर ये इमर्ज हुई बॉम्बे में 1927 में, और फॉर्मली इसको एक नेशनल पार्टी ऑल इंडिया पार्टी का दर्जा मिला था 1928 में, राइट। उसके पहले इट वॉज नॉट एन ऑल इंडिया फॉर्म ऑफ पार्टी। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इस एक ही ईयर में कोई ऑर्गेनाइजेशन बने और ऑल इंडिया फॉर्म में चली जाए, राइट। कांग्रेस से पहले बहुत सारी छोटी मोटी पार्टियां थी, फिर 1985 में एक पार्टी के रूप में बहुत सारी पार्टियां मर्ज हुई, देन दी कांग्रेस केम अबाउट। तो उसी लेवल पे आपको इसका आंसर देना था, अदरवाइज तो ये एक टफ क्वेश्चन है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वॉज टू वर्क विद इन द कांग्रेस। पार्टी का ऑब्जेक्टिव ये था कि पार्टी कांग्रेस के अंदर ही रह के काम करेगी, सो दैट इट कुड बी मेड ए मोर रेवोल्यूशन इंक्लाइंड पार्टी एंड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमन पीपल, राइट। कि इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। सबको पता है कि कांग्रेस वॉज द मेन पार्टी इन इंडिया, जो कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जा रहा था वो कांग्रेस की तरफ जा रहा था। कांग्रेस बाई 1927 अगर आप सही तरीके से देखोगे तो अगर ये पार्टी 1927-28 में बनी है तब तक कांग्रेस का बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था। इवन द वर्कर्स, इवन द पीजेंट्स, विद द कमिंग ऑफ गांधी जी, बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस गांव-गांव तक पहुंच गई थी। तो इस हिसाब से इस पार्टी का इससे सोच रही होगी कि भाई हम लोग कांग्रेस के विदिन काम करते हैं और इसको रेवोल्यूशन इंक्लाइंड पार्टी बनाते हैं। किसको? कांग्रेस को। इन लोगों के हिसाब से कांग्रेस रेवोल्यूशन इंक्लाइंड पार्टी नहीं थी, राइट। और कॉमन पीपल के रूप में इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाएंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस जनरली गलत नहीं होते हैं। अगर कोई इतना सोच समझ के लेकर आए, इतना रिसर्च करके लेकर आए, तो फिर वो इसमें गलत सेंटेंस नहीं बनाएगा। गलत सेंटेंस बनाएगा ईयर में, गलत संगठन बनाएगा, गलत सेंटेंस बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन में कि कब वो उसको ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखने को मिली। सो इवन दो इट वॉज अ टफ क्वेश्चन बट आई बिलीव इट वॉज, अगर आप बहुत लॉजिकली करोगे तो आप कर भी सकते हो। इसके बाद नाउ दीज आर द क्वेश्चन जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। आई विल नॉट से इट्स इजी क्वेश्चन बट इट इज अ मॉडरेट क्वेश्चन, क्योंकि ये उन एसोसिएशंस के नाम है जो जनरली आप पढ़ते हो। आप ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पढ़ते ही पढ़ते हो। आप अगर आप नहीं पढ़ते हो नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ये नाम आपको बहुत कठिन लग सकता है, तो इंडियन एसोसिएशन आप पढ़ते हो। वो ये पूछ रहे हैं कि इन इवेंट्स को, मतलब इन ये जो एसोसिएशन बनाए गए हैं ये कब कब बनाए गए हैं। अगर आपको इनकी ईयर याद हो तो आप इसका आंसर कर पाओगे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनता है, दिस इज द फर्स्ट एसोसिएशन, अगर आपको एक्चुअली में याद हो। उसके बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ना जस्ट इनकी सिर्फ सन याद रखो इन द ईयर दे वर फॉर्म्ड, बट ऑल्सो द पीपल who are associated with these associations. I have actually made a list for you. तो जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, दिस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
was formed in 1866. I said this was one of the first association. East India Association is associated with दादा भाई नौरोजी, मोस्ट फेमस एसोसिएशन. अगर आप कुछ भी याद नहीं रख सकते तो इसको तो 100% याद रखो दैट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाई दादा भाई नौरोजी इन लंदन टू प्रेजेंट इंडियाज ग्रीवांसेस टू ब्रिटिश पब्लिक. हमको पता है कि दादा भाई नौरोजी वॉज अ पार्लियामेंटेरियन इन ब्रिटेन. फिन्सबरी या कुछ ऐसी कुछ वो थी जहाँ से ये इलेक्ट होके गए हुए थे. आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली विच सीट वॉज दैट. आप इनका गूगल कर लेना किस सीट से थे. वॉज वेरी फेमस पर्सनैलिटी. इनको बोला जाता है द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. तो इन्होंने ये एसोसिएशन बनाया था. नाउ दिस एसोसिएशन प्रोसीड्स कांग्रेस. सारे ही एसोसिएशन जितने हैं यहाँ पे सारे दे ऑल प्रोसीड्स कांग्रेस. तो वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन थे. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारे कांग्रेस में मर्ज हो जाते हैं. नेशनल इंडियन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1870. इसके पीछे थी मैरी कारपेंटर इन इंग्लैंड. मैंने बताया ना ये जरूरी नहीं कि आपको नेशनल इंडियन एसोसिएशन पता हो. आप इस क्वेश्चन का आंसर तब भी कर सकते थे अगर आपको पता था कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन वाज वन ऑफ द फर्स्ट. एंड इंडियन एसोसिएशन बहुत बाद में बनता है. जो बनाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी. ये इंडियन एसोसिएशन दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस. इस इंडियन एसोसिएशन से बाद में जाके कांग्रेस बनेगी. आपने पढ़ा होगा एटलीस्ट इतना तो. दूसरा है इंडियन सोसाइटी. दिस इज ऑल्सो फेमस क्योंकि ये बनाया था आनंद मोहन बोस ने. ये सारी ये तीन इफ नॉट दिस ये तीन तो मेंशन है आपकी किसी भी बेसिक बुक में. मतलब इवन इन स्पेक्ट्रम में कवर्ड है. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन. कहीं आपने थोड़ा पढ़ रखा होगा अपने नोट्स में भी होगा. सही से देखो उनको. इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस की थी लंदन में. अगेन ये वेरी फेमस थी. इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की प्रेसिडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी. पिवटल इन ऑर्गेनाइजिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885. तो इसी से आगे चली जो कांग्रेस बनती है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नौरोजी जी से संबंधित है. 1866 में बना. इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस से संबंधित है 1872 में. एंड इंडियन एसोसिएशन विच केम इन द वेरी लास्ट 1876 इट इज एसोसिएटेड विद सुरेंद्र नाथ बनर्जी विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इन 1885. तो आई विल से दिस वाज अ मॉडरेट क्वेश्चन, अ डूएबल क्वेश्चन. इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891. 1891 में आया था सहमति के आयु अधिनियम. अब हिंदी थोड़ी इससे कटे हैं, अदरवाइज इट्स रिलेटेड टू मैरिज. फर्स्ट स्टेटमेंटेड इट वाज बहराम जी मालावारी, अब पारसी रिफॉर्मर थे जो कि उन्होंने एडवोकेट किया था इस लेजिस्लेशन को. दिस इज एक्चुअली करेक्ट. अगर आपको पता होगा रखमाबाई केस, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लेजिस्लेशन थे, कुछ एक्ट थे, कुछ जुडिशियल केस लॉस थे जो कि बने हुए थे फॉर द मतलब द राइट एज टू मैरिज. इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आता है. पंडिता रामाबाई, बहराम जी मालावारी. इन लोगों के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए. तो इट वॉज बहराम जी मालावारी इंडीड हु डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस डायरेक्शन टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज. दूसरा है कि द एक्ट वॉज सपोर्टेड बाई एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाई बाल गंगाधर तिलक. दिस इज एक्चुअली अ सिंपल क्वेश्चन. इट इज मेंशन्ड इन अ लॉट ऑफ बुक्स, पर्टिकुलरली द सेकेंड स्टेटमेंट. देखो बहराम जी मालावारी मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इनका नाम नहीं सुना हो. इफ़ यू आर समवन हु हैव रेड हिस्ट्री वेरी लूसिडली, आपने उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं हो सकता नहीं पता हो. लेकिन ये वाली बात आपको पक्का पता होगी कि बाल गंगाधर तिलक, ये उनकी एक क्रिटिसिज्म आता है तिलक जी का कि उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था. तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट है ना. मतलब एक्चुअली में दिस इज अ ह्यूज क्रिटिक ऑफ तिलक कि उन्होंने मतलब ही वॉज टाइप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड ही वॉज टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स पर्सन थे. वो नहीं चाहते थे. अब उनका काउंटर ये था कि वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश लेजिस्लेशन हुई नहीं इंडियंस के लिए. इंडियन शुड गवर्न देमसेल्व्स. स्वराज की वो बात करते थे. तो इन द सेम मैनर वी कैन से कि ये वाला जैसे आपको ये पता चलता है ये वाला ऑप्शन हट जाता है और ये वाला ऑप्शन हट जाता है. ऑप्शन बचते हैं या तो दोनों ही गलत हैं या पहला गलत है. तो अगर आपको पता है कि बहराम जी मालावारी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, लिबरल पर्सन है जो कि एसोसिएटेड है विद एज ऑफ कंसेंट एक्ट से, तो यू कुड हैव आंसर्ड दिस इजीली. देयरफॉर आई वुड पुट दिस एज अ मॉडरेट क्वेश्चन क्योंकि एटलीस्ट सेकंड वाला स्टेटमेंट सबको पता होता है और वहां से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. अगेन कमिंग टू द 18th क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अदर इज एज रीजन. पहला कह रहा है कि शिवाजी हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम बिग देशमुख. जो बड़े देशमुख थे शिवाजी महाराज को उनसे अपोजिशन फेस करनी पड़ी. शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा. रीजन बता रहे हैं कि दीज देशमुख्स वर नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट, बल्कि वो चाहते थे कि बीजापुर के जो नवाब हैं उनकी गुलामी की जाए. ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे. सो दिस इज एक्चुअली अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट.
आपको पता होना चाहिए कि फ्यूडलिज्म वॉज द मेन कॉज जिसकी वजह से बहुत सारे एम्पायर्स खत्म हो गए थे, एंड शिवाजी महाराज वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो उन्होंने इन देशमुख्स को एक्चुअली में सबड्यू कर दिया था बहुत जल्दी। तो दोनों ही बातें सही हैं कि शिवाजी महाराज को अपोजिशन फेस करना पड़ा देशमुख्स का, और उन्होंने मराठा एम्पायर को बचाने के लिए और मराठा एम्पायर को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, मतलब ही हैड टू सबड्यू दीज देशमुख्स। और ये जो देशमुख लोग थे ये चाहते थे कि मराठा भी अभी भी फ्यूडल ही बने रहें बीजापुर के, और वो एक स्वतंत्र राज्य नहीं बने। तो दोनों ही बातें सही हैं, एंड दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन। आप बिल्कुल लॉजिक से इस क्वेश्चन को करिए, सिंपली पढ़िए कि शिवाजी के बड़े देशमुखों का विरोध का सामना करना पड़ा, क्यों नहीं करना पड़ा होगा। देशमुख कौन थे? जो कर वसूलते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड टाइप के लोग थे। तो ऑब्वियसली जब कोई राजा बड़ा बनता है, उनका साम्राज्य विकसित होता है, तो उनको ऐसे एलिमेंट्स का विरोध तो देखना ही पड़ता है। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि जब वो बीजापुर के सामंत थे तो वो स्वतंत्र क्यों होना चाहेंगे, करवाना चाहेंगे अपने साम्राज्य को। सो दिस वॉज अ मॉडरेट क्वेश्चन। आई विल नॉट से यू विल बी अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन फैक्चुअली, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन लॉजिकली। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लॉजिकली भी कर सकते हो, और वहीं पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज विद रिस्पेक्ट टू अशोक, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब सिलेबस का पार्ट है। मौर्य एम्पायर से, बुद्ध धर्म से एक नया क्वेश्चन हर बार आता है। द डेफिनेशन ऑफ धम्मा गिवन बाय अशोक इज टेकन फ्रॉम राहुलोवाद सूत्र। ठीक है, नाउ बहुत सारे लोग बताते हैं कि अशोक का जो धम्म था, इट वॉज नॉट एक्चुअली अ रिलेशन, इट वॉज अ मिक्सअप ऑफ ऑल द प्रेवलेंट रिलीजन, चाहे वो उस समय पे वैदिक रिलीजन रहा हो, या बुद्धिज्म रहा हो, जैनिज्म रहा हो, या इवन कुछ चीज़ें तो उन्होंने जो फॉरेन रिलीजन थे उस समय पे उनसे भी सीखी हुई थी। तो उन सारी चीज़ों को बना के उन्होंने एक एथिकल कोड बनाया था, जिसका नाम उन्होंने रखा धम्म। इस धम्म को द स्टेटमेंट इज सेइंग कि अशोक ने लिया था राहुलोवाद सूत्र से। एक्चुअली में आप बहुत सारे सोर्सेज पे देखोगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन कमीशन ने इसका आंसर दिया है ए। और ये एक्चुअली में दिस इज नॉट पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज, कोई नहीं बता सकता। बुद्ध धर्म में इतनी सारी किताबें लिखी गई, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, हमको नहीं बता हो सकता कि कौन सी पिटक में कौन सी डेफिनेशन दी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जनरली ठीक मानिए मेरे ख्याल से, अगर वो आपको दोबारा दिख जाए। अगर आपको कोई अंदाजा नहीं है तो डू नॉट अटेम्प्ट, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट इट। दूसरा वाला स्टेटमेंट ऐसा जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज। 14th ईयर ऑफ कोलोनेशन में अशोक ने धम्म महामत्ता को अपॉइंट किया था। ये बात उन्होंने लिखवाई है अपने पिलर्स पे। उनके जो पिलर्स मिले हैं बहुत सारी जगहों पर, जोगाड़ा हो गया उड़ीसा में, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अशोक के पिलर्स मिले हुए हैं। रुमिनदेई पिलर अफगानिस्तान में पिलर मिले हैं, शावाजगढ़ी में मिले हैं, मनशेरा में मिले हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एटलीस्ट पिलर्स को तैयार कर लीजिए, जो अशोकन एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, उनको पिलर तैयार कर लीजिए। अगर माइनर वाले नहीं तो मेजर एडिक्ट्स को तैयार कर लीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो कि इन 14th ईयर ऑफ कोरोनेशन उन्होंने धम्म महामंतास को अपॉइंट किया था। धम्म महामंतास कौन थे? जो धर्म को प्रमोट करते थे, अलग अलग जगहों पर जाकर धर्म की रक्षा करते थे। तो अब जैसे ही आपको ये पता चल जाता है तो आंसर या तो ये होगा या ये होगा। And because you know the second statement, therefore I believe you should attempt such questions, even though they are tough, no doubt. तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करियो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आई विल शो यू द एक्सप्लेनेशन नाउ। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में कुछ एक्चुअली में है नहीं। अशोक की जो डेफिनेशन है धम्म की, वो इंडीड राहुलोवाद सूत्र से ही ली गई थी। अब ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो एथिक्स पे है, और अशोक का जो बैरात एडिक्ट है वहाँ पे ये बात बताई गई है कि राहुलोवाद जो कि मॉरल गवर्नेंस का टेक्स्ट है, वहाँ से अशोक ने धर्म की डेफिनेशन को लिया हुआ है। इन द 14th ईयर ऑफ कोरोनेशन अशोक ने धम्म महामंतास को अपॉइंट किया था, हु वर द स्पेशल ऑफिसर्स टू प्रोपेगेट धम्म, रिजॉल्व डिस्प्यूट, इंश्योर पब्लिक वेलफेयर एंड रिकॉर्डेड इन रॉक एडिक्ट 5। तो ये उनके 5th रॉक एडिक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। एग्जैक्टली अगर आपको नहीं भी बताया कि इतना याद कर लीजिए कि धम्म महात्मत्व की जो पोस्ट है वो एक्चुअली में 5th रॉक एडिक्ट में दी हुई है। ये उन्होंने 14th ईयर आफ्टर कोरोनेशन ये बनवाया हुआ था, 15th और 14th रॉक एडिक्ट। सो यू कैन लर्न इन दिस सेंस। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री जो उन्होंने पूछा था। तो मतलब आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। एक्चुअली में दे आर टफ क्वेश्चंस बट दे आर डूएबल क्वेश्चंस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस क्वेश्चन को आप देखिए, दे आर आस्किंग कि कांचीपुरम को कब प्लान किया गया था। ये उन्होंने कुछ शहरों के नाम दिए हों, और यहाँ पे उन्होंने बनाया है कि अवधि क्या थी या पीरियड कौन सा था, किस पीरियड में वो शहर बनाए हुए थे। तो एटलीस्ट अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको पता होगा कि कांचीपुरम इज एक्चुअली अ वेरी एंशिएंट सिटी एसोसिएटेड विद लॉर्ड विष्णु एंड ऑल, है ना।
तो कांचीपुरम बहुत फेमस शहर है। इट इज़ एसोसिएटेड, आई थिंक यहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं यहाँ पे। जैसलमेर, आपको पता होना चाहिए, इट इज़ इंडीड अ मेडिवल पीरियड में बना है। राजस्थान के बहुत सारे शहर मेडिवल पीरियड में बने, जयपुर हो, जैसलमेर हो, उदयपुर हो। इसके बाद देखते हैं अगर कोडाई कनाल और भिलाई, ये दो चीज़ें हैं। अब आपको पता होगा भिलाई इज फेमस फॉर प्लांट एनर्जी के लिए फेमस है भिलाई, इस्पात स्टील के लिए फेमस है आई थिंक। तो दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस मिली होगी तभी तो हमने ये मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया। तो यहीं से एटलीस्ट फ्रॉम भिलाई इटसेल्फ आप अंदाजा लगा सकते हो कि इट विल मैच विद वन, राइट। तो ये वाले तो दोनों खत्म हो जाते हैं, या तो ये करेक्ट है ये, या ये करेक्ट है। अब कांचीपुरम को आप क्या मेडिवल पीरियड में डाल दोगे या कॉलोनियल पीरियड में डाल दोगे? इट विल सर्टेनली गो टू द एंशंट पीरियड। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इट इज़ नॉट दैट टफ अ क्वेश्चन अगर आप लॉजिकली इसको सॉल्व करोगे तो। अदरवाइज तो ऐसा क्वेश्चन फिर कठिन भी हो सकते हैं। तो नाउ कमिंग टू द वेरी टफ क्वेश्चन, राइट। और मैं एक्सपेक्ट करता ही भी नहीं हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को एक्चुअली में अटेम्प्ट करिए एग्जाम में। यहाँ पे कुछ एसेइस्ट के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ ट्रेटाइज के नाम दिए हुए हैं, लाइक देवन भट्ट। देवन भट्ट को अब कमीशन ने जो आंसर दिया है एग्जैक्टली मैं आपको वही बताता हूँ, मुझे भी नहीं पता था। कोई जो बहुत जिसने हिस्ट्री में पीएचडी कर रखी हो ट्रेटाइज में, शायद मेरे ख्याल से वही आंसर दे सकता है। एंड जनरली नॉट नॉट एवरी क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। हर क्वेश्चन का आपको जवाब देना भी नहीं होता है, कहीं कट ऑफ 200 में 200 नहीं जा रही है। तो देवन भट्ट वाले दिखे आप, तो देवन भट्ट को वो मिला रहे हैं स्मृति चंद्रिका से, कि स्मृति चंद्रिका नाम की बुक जो थी वो देवन भट्ट ने लिखी थी। अब ये एक 12th सेंचुरी लीगल ट्रीटाइज है जो धर्म के बारे में बताती है, जूरिस्प्रूडेंस न्याय के बारे में बताती है। इसके बाद एक बुक थी हेमाद्री। हेमाद्री वॉज रिटन बाई, सॉरी, हेमाद्री इज द ऑथर, और इन्होंने लिखी है चतुर्वर्ग चिंतामणि। ये चतुर्वर्ग चिंतामणि क्या है? दिस इज अ 13th सेंचुरी इंसाइक्लोपीडिक वर्क। ये इंसाइक्लोपीडिक वर्क है जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है 13th सेंचुरी में। एटलीस्ट याद रखिए ये 13th सेंचुरी की बुक्स और ऑथर्स के बारे में आजकल ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन ऑल द यूपीएससीज एंड पीसीएस, ऑल द पीसीएस एंड यूपीएससी, राइट। तो धर्म के बारे में बताती है चतुर्वर्ग चिंतामणि, व्रत के बारे में बताती है, दान के बारे में बताती है, और कर्म के बारे में बताती है। किसने लिखी है? हेमाद्री ने। इसके बाद माधवाचार्य जी ने लिखी है कंपोस्ट पराशर माधव। पराशर माधव नाम की एक बुक लिखी है उन्होंने। अब ये पराशर माधव क्या है? 14th सेंचुरी कमेंट्री है पराशर स्मृति पे। इसके बाद वल्लाल सेन ने फिर ऑब्वियसली दानसागर ही लिखी होगी, तो दिस इज दी दानसागर रिटन बाई वल्लाल सेन इन 11th-12th सेंचुरी टेक्स्ट ऑन चैरिटी एंड रिचुअल्स अंडर दी सेन डायनेस्टी। तो सेन डायनेस्टी के अंदर इन्होंने बल्लाल सेन ने, नाउ इस बार भी कि सेन डायनेस्टी से उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था, नाउ दे हैव आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम सेन डायनेस्टी। सो इंटरेस्ट है उनका सेन डायनेस्टी में, पता नहीं क्यों। आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज तो मुझे लगता है कि सेन डायनेस्टी इज एक्चुअली अ वेरी विग डायनेस्टी जिसका इतिहास में बहुत कुछ नाम है। खैर, कमिंग टू असर्शन एंड रीजन, एटलीस्ट हम लोग कन्वेंशनली तो नहीं पढ़ते हैं। असर्शन में उन्होंने पूछा था कि टर्किश इन्वेजन इन इंडिया वाज सक्सेसफुल। सबको पता है कि टर्किश इन्वेजन इन इंडिया वाज सक्सेसफुल विद द फाउंडेशन ऑफ सीएफ डायनेस्टी इन विद द डिफीट ऑफ महाराजा पृथ्वीराज चौहान। रीजन ये था कि देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। अब इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत के जो इंडिजिनियस रूलर्स थे वो क्यों हार गए? क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनिटी नहीं थी। नॉर्थ इंडिया में ही पर्टिकुलरली पूरे भारत में यूनिटी नहीं थी, राइट। तो देर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। भारत में तो तुर्की आक्रमण सफल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, यही कारण था। तो अब इसका आंसर आप दोनों को इकट्ठा पढ़ के देखिए। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, इसका कारण ये था कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो दिस इज द आंसर। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। मतलब 5th 6th के बच्चे भी इसको कर लेंगे। अगर आप इसको भी गलत कर रहे हो तो मतलब लॉजिकल आंसर लिखिए इन सब क्वेश्चंस का, बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट के पीछे मत भागिए। दीज आर एक्चुअली इजी क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू अदर क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। let me see and I think this is a geography question is
नाउ कमिंग टू द न्यू क्वेश्चन, दैट इज 131। इस क्वेश्चन में था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पूछा गया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इज एक्चुअली वेरी फेमस और सारी कन्वेंशनल बुक्स में आपको ये मिलेगी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन जनवरी 1934। जनवरी 1934 में बनी थी, फरवरी 1934 में बनी थी। कब बनी थी नोबडी नोस, राइट। एग्जैक्टली मंथ वंथ जब आ जाए, राइट, पहली बार को ईयर दिख जाए तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस हैं। फिर मंथ भी दिख जाए तो और ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ गलत हो जाए। हो सकता है उन्होंने मंथ को ट्विक कर दिया हो, दैट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। दूसरी बात कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ज्वाइन दिस पार्टी ड्यू टू हिज सिंपैथी फॉर सोशलिज्म। आंसर कमीशन ने दिया है कि नीदर वन नॉट टू, जो कि आई थिंक एक करेक्ट आंसर भी है। जवाहरलाल नेहरू सिंपैथी रखते थे सोशलिज्म के लिए, तो कमीशन आपको भटकाना चाहता है ये बात बता के, ये वाली लाइन जोड़ के, ठीक है। अगर वो उन्होंने इतना लिखा होता जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ज्वाइन दिस पार्टी, तब आपको कंफ्यूज होना चाहिए था। लेकिन जैसे उन्होंने लिख दिया कि टू हिज सिंपैथी फॉर सोशलिज्म, तो कमीशन ये चाह रहा है कि आप जबरदस्ती इसमें गलती करो। सबको बताया कि जवाहरलाल नेहरू वॉज अ सोशलिस्ट टाइप ऑफ लीडर, उनकी ज़्यादा इंक्लिनेशन थी सोशलिज्म के लिए, यूएसएसआर के लिए देन यूएसए, राइट। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहा है कमीशन, वो आपके इस नॉलेज को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, उस हिसाब से आपसे गलत करवाना चाह रहा है। जब जवाहरलाल नेहरू वो उसकी मेन पर्सन इन आईएनसी, ठीक है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, फिर ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो जब जवाहरलाल नेहरू इतने बड़े नेता थे कांग्रेस के, तो वो एक दूसरी पार्टी को क्यों ज्वाइन करेंगे जो कि है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस के उन लोगों ने बनाया था जिनको लग रहा था कि कांग्रेस के अंदर सोशलिज्म कम है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। अब इसको छोड़ के फॉर्मली क्यों ज्वाइन करेंगे, सही देखिए, औपचारिक रूप से उन्होंने ज्वाइन किया, फॉर्मली ज्वाइन द पार्टी। ही नेवर फॉर्मली ज्वाइन द पार्टी, इवन दो ही हैड सॉर्ट ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स देम सोशलिज्म, बट ही नेवर ज्वाइन द पार्टी, ही वाज अ फॉरमोस्ट मेंबर ऑफ कांग्रेस। दूसरी बात जो मैंने मंथ वाली बताई आपको, तो वहां पे गलत हो ही सकता है। इट वाज इन मई 1934, आपको एग्जैक्ट ईयर भी याद है, फिर भी आप इसको गलत करके आ जाओगे। पटना कॉन्फ्रेंस, जहां पे सीएसपी का फॉर्मेशन हुआ था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। मेन लीडर्स के नाम आप हमेशा याद रखिए, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको पक्का प्रिपेयर करके चलिए। जयप्रकाश नारायण इज ऑल्सो फेमस पर्सनैलिटी, मीनू मसानी इज ऑल्सो फेमस पर्सनैलिटी। इन तीनों लोगों के नाम याद रखिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नाम याद रखिए, कब फॉर्म हुई थी वो याद रखिए, इट वॉज इन अक्टूबर 1934, ठीक है। नेहरू जी ने कभी इनको ज्वाइन नहीं किया था, he became he remained within Congress even though he sort of had sympathy for these people. इसके बाद अ वेरी टफ क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, कोई ज़रूरत भी नहीं है पता होने की। ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए और तुरंत उसको छोड़ दीजिए, इट विल सर्टेनली लीड यू टू, मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव मार्किंग। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। अबुल फजल की हत्या, शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु और दानियाल की मृत्यु। बहुत सारे लोग होंगे जिनने इनके अलावा किसी और का नाम भी नहीं सुन रखा होगा, ठीक है। तो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं ये, इनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना होता है इन रियल एग्जाम। इसका आंसर कमीशन ने दिया है, इसकी देख लेते हैं कब क्या हुआ था। तो डेथ ऑफ शेख मुबारक हुई 1593 में। आपको पता होगा इट वॉज अकबर हु वॉज रेनिंग टिल 1605। और ये सारी की सारी चारों पर्सनैलिटीज हैं, शेख मुबारक की हो, फैजी की हो, अबुल फजल की हो। अबुल फजल ने ही आई थिंक लिखे हैं अकबरनामा, तो आप वो भी याद रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, अकबरनामा लिखी अबुल फजल ने, और अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है उन्होंने इस बुक में। मर्डर हुआ अबुल फजल का बाई बीर सिंह बुंदेला, अच्छा इनका नाम तो मैंने सुन रखा है। इसके अलावा डेथ ऑफ दानियाल हुई 1604 में। दानियाल वॉज द सन ऑफ अकबर, ठीक है, तो ये तो हमें नहीं पता था, हमें तो ये पता था कि जहांगीर वॉज द सन ऑफ अकबर। तो मतलब ऐसी चीज़ें भी हैं। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन नोबडी कैन रिमेंबर, मुझे नहीं लगता इनके रिपीटेशन होने के चांसेस भी हैं। बहुत ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि अबुल फजल के बारे में पढ़िए, उनकी कोई एक दो बुक हैं, जैसे एक तो मैंने बताई दी अकबरनामा, इसके अलावा कुछ बुक है तो वो याद कर लीजिए। और दानियाल इनके बारे में कुछ मत पढ़िए। फैजी आई थिंक ही वॉज पार्ट ऑफ हिज नवरत्न, जो उनके 9 जेम्स थे उनमें एक फैजी भी थे, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। आई थिंक अबुल फजल भी थे। बहुत ज़्यादा इतना पढ़िए, कुछ बहुत इसमें पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब दीज आर द क्वेश्चन विच शुड बी लॉजिकली लेफ्ट। इसके अलावा
ये क्वेश्चन पूछा था विच यू शुड हैव आंसर्ड। नाउ आई विल कंसिडर दिस टू बी अ मॉडरेट क्वेश्चन, अ डूएबल क्वेश्चन, एंड इंडीड आपको ये करना ही करना होता है, पर्टिकुलरली जब इस तरीके के क्वेश्चन आए एग्जाम में, तब तो आप इसको करके ही आओ, कोई चांस नहीं है आपके पास इनको छोड़ने का। 4 चीज़ें हैं, चारों ही चीज़ें आपको बताऊंगी। आपको पता होगी इट वॉज इन 1939 जब कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब इन द इनिशियल फेजेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे ही स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कांग्रेस से कंसल्ट नहीं किया जाता है और ब्रिटिश डिक्लेयर कर देते हैं, पर्टिकुलरली इट वॉज लॉर्ड लिलिथको। लिलिथको ये कह देते हैं कि भारत भी मतलब यूके की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट है। कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि कम से कम हमसे एक बार कंसल्ट तो करो, फिर तो हमारे पूरे देश को आप वॉर में धकेले दे रहे हो और हमसे पूछ भी नहीं रहे हो। इसलिए रेजिग्नेशन दे देते हैं 1939 में कांग्रेस के सारे मिनिस्टर्स इन फ्रॉम द प्रोविंसेस। सेंटर में तो है, प्रोविंसेस में है तो वहाँ से। तो वैसे आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ सबसे पहले हुई। लिलिथको का अगस्त ऑफर 40 में आया था, वेरी फेमस है, आपको पता होना चाहिए। क्रिप्स मिशन 42 में आया था, वेरी फेमस है, आपको पता होना चाहिए। एक जो चीज़ आपको नहीं पता हो सकती वो हो सकती है रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस। अब ये कब हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। सी, कांग्रेस सबसे पहले रिजाइन दे देते हैं मिनिस्टर अक्टूबर 1939 में। रामगढ़ सेशन होता है, क्यों देते थे मैंने बताया ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना कंसल्टेशन के इन्वॉल्व कर लिया था इंडिया को। रामगढ़ सेशन होता है मार्च 1940 में, और ये कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करता है। ये कहता है कि तुरंत भारत की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, भारत को कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए, इंडिपेंडेंस दीजिए, एंड देन वी विल डिसाइड वी विल फाइट ऑन योर बिहाफ और नॉट। लिलिथको ऑफर आता है अगस्त 1940 में, जिसको अगस्त ऑफर बोलते हैं। एंड इसमें यह था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा पोस्ट वॉर। जैसे वॉर खत्म हो जाएगी भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब ये डोमिनियन स्टेटस हम मांग रहे थे 1900s के अराउंड, और हमें अब ये दे रहे हैं डोमिनियन स्टेटस, तो ऑब्वियसली नोबडी वुड एक्सेप्ट दैट। क्रिप्स मिशन का अराइवल होता है 1942 में, अलेक्जेंडर क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ये सब लोग आते हैं। एंड गांधी जी कॉल्ड इट पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, पता होगा आपको। तो यहीं से फिर स्टार्ट होती है क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड दैट इवेंचुअली लीड्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसके बाद भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो ये ऐसी चारों की चारों चीज़ें, इट मीन्स रामगढ़ सेशन आपको नहीं पता कोई बात नहीं, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो लॉजिकली आपको पता होनी चाहिए। और जैसे ही इन 3 चीज़ों को आप बिठाओगे तो देयर इज एक्चुअली नो अदर ऑप्शन जहाँ पे ये तीनों चीज़ें साथ बैठ रही हैं। ओनली दिस ऑप्शन फुलफिल्स दिस क्राइटेरिया। तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते थे सिर्फ 3 चीज़ों को पता करके। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज हिंदू पॉलिटी, द वंडर दैट वाज इंडिया, द एडमिनिस्ट्रेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये कुछ बुक्स के नाम है और ये कुछ ऑथर्स के नाम है, आपको मिलाने हैं। वेरी टफ क्वेश्चन इंडीड। ये एक ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था कि मेडिवल हिस्ट्री से पूछा 12th-13th सेंचुरी से, जहाँ पे कुछ बुक्स थी और कुछ एसेइस्ट थे और उन्हें हमसे नाम मिलाने थे। वेरी टफ क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो टफ क्वेश्चन। ये टफ क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको एक बुक तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। उस बुक का नाम है द वंडर दैट वाज इंडिया। ये बुक लिखी थी ए एल बैशम ने। अब प्रॉब्लम ये है कि ए एल बैशम तो उन्होंने सारा ऑप्शन पे बी में दिया है, तो एक्चुअली में जो एक ऑप्शन हमको पता था वही आंसर गलत हो जा रहा है। दूसरा, अब नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट दी अदर थिंग्स। अगर आपको एक चीज़ और पता होती, दी हिंदू पॉलिटी विच वॉज रिटन बाई के पी जायसवाल, दिस इज अ वेरी फेमस बुक एक्चुअली, तो शायद आप यहाँ से बता सकते थे, फिर भी यहाँ से 2 ऑप्शन रह जाते। तो इट इज़ इंडीड अ टफ क्वेश्चन, कोई इतना पढ़ के नहीं जाता है, और अगर आप पढ़ के जाओगे भी तो कोई गारंटी नहीं कि आप याद रख पाओगे। सी है डी डी कोसाम्बी, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है विंसेंट स्मिथ और विंसेंट ऑर्थर स्मिथ की। तो एक्चुअली में 2 बुक्स को आप याद कर लीजिए, क्योंकि फॉरेनर्स ने लिखे हैं, कई बार पूछे जाते हैं। वंडर दैट वाज इंडिया, वेरी फेमस बुक, ए एल बैशम, मैंने तो पढ़ भी रखी है ये। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। ये 2 फॉरेनर्स हैं, इनके नाम आप याद कर लीजिए। हो सके तो हिंदू पॉलिटी याद कर लीजिए, के पी जायसवाल साहब की, बहुत बढ़िया बुक है। आंसर कमीशन ने लिया था सी। एक्चुअली में आई थिंक इतना ही इसका कुछ हो सकता है। अब इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया डी डी कोसाम्बी साहब ने लिखी है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है। मुझे लगता है 1-2 बुक्स के नाम आपको स्पेक्ट्रम में मिल भी जाएंगे। आई थिंक हिंदू पॉलिटी है शायद, वंडर दैट वाज इंडिया ये भी है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में मुझे नहीं पता है या नहीं है, यू कैन सी दैट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। जैसे आपने 2 स्टेटमेंट देखे, आपको लगा कि नहीं ये तो कठिन हो जाएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम सबको बताया कि इंडिया इनिशियली ड्यूरिंग 1900s 2 ग्रुप थे, एक मॉडरेट से एक एक्सट्रीमिस्ट थे। मॉडरेट्स पे क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कौन हो गए? मॉडरेट्स। उन्होंने कंसीडर किया ब्रिटिश रूल को एज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डेस्टाइन्ड टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन। हिंदी पढ़िए कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देने लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। उनकी शिकायत केवल भारत के अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी, एंड दिस इज एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर।
क्योंकि आपको अगर कुछ नहीं पता है तो आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम, उन्होंने बुक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल है उसके खिलाफ वो लोग खड़े हुए थे। अर्ली नेशनलिस्ट नहीं चाह रहे थे कि देश को आज़ादी मिल जाए, अर्ली नेशनलिस्ट नहीं चाह रहे थे कि सारी समस्याओं का हल हो जाए एकदम से, वो सिर्फ पॉवर्टी के खिलाफ लड़ रहे थे। वो मानते थे कि भारत में जो ब्रिटिशर्स आए हैं उनसे भारत में मॉडर्नाइजेशन आएगा, लिबरलाइजेशन आएगा, सिक्योरिटी का सेक्युलराइजेशन होगा, इसलिए वो उसको एक तरीके से अच्छा मानते थे। और उसका कारण था कि उनकी की जो शिकायत थी वो खाली अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप यू फाइंड इट वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, कोई ज़रूरी भी नहीं आपको पता हो। वो पूछ रहे हैं कि विलियम H.A.J. आर्कबोल्ड नाम के कोई व्यक्ति है, उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। नाउ मतलब आपको ये 3 चीज़ें उनके बारे में पता होनी चाहिए कि ये भी सही है उनके बारे में, ये भी सही है, और हमने तो उनका नाम भी नहीं सुन रखा। और सिर्फ कह रहे हैं कि उन्हें 4 स्टेटमेंट भी बड़े गजब के दिए हैं। कोई इनमें से ऐसा नहीं कि कोई ऑड वन आउट हो कि 3 जगह बोला हो कि प्रोफेसर थे और 1 जगह कह दिया हो कि वो डॉक्टर थे, तब तो हम कह दें कि डॉक्टर वाला गलत है। हर जगह बताया कि प्रोफेसर थे प्रोफेसर थे प्रोफेसर थे। तो बेसिकली वेरी टफ क्वेश्चन, कहीं नहीं आप पढ़ते हो इनके बारे में। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये आदमी कौन है। तो ये जो भाई साहब हैं A.J. आर्कबोल्ड, ये प्रिंसिपल थे लाहौर कॉलेज के, ये प्रिंसिपल थे अलीगढ़ कॉलेज के, डक्का कॉलेज के और इलाहाबाद कॉलेज के। इन्होंने कभी सॉरी, ये प्रिंसिपल नहीं थे लाहौर कॉलेज के, बाकी इन तीनों के ये प्रिंसिपल थे, अलीगढ़ के, डक्का के। सो आर्कबोल्ड एडवोकेटेड सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट। ये इनकी इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में हमारी, कि जब 1906 का शिमला एग्रीमेंट होता है, शिमला डिपुटेशन होती है, बहुत सारे मुस्लिम लीग के नेता, सलीमुल्लाह खान, आगा खान, ये लोग शिमला जाते हैं वाइसरॉय से कहने कि इट इज़ द मुस्लिम्स हु आर सस्टेनिंग योर एम्पायर इन दिस कंट्री। तो मुस्लिम्स के लिए आपको कुछ अलग से देना चाहिए, सीक्रेट इलेक्टोरेट की बात होती है। तो दिस वाज द पर्सन A.J. आर्कबोल्ड, जो उस सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट का सपोर्ट करते हैं। और आई थिंक दैट वारंट्स दिस क्वेश्चन, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन पूछने का कोई सेंस नहीं है। वेरी टफ क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ मॉडरेट क्वेश्चन। ये 4 की चारों इंसिडेंट ऐसे हैं जो आई थिंक आर वाटरशेड मूवमेंट। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद जो मराठा एम्पायर है वो बहुत वीक हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। वेल्लोर म्यूटिनी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट म्यूटिनी अकर्ड इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट म्यूटिनी है ये, जहाँ पे जो हिंदू सोल्जर्स थे उन्होंने तिलक लगाने से ऐसा कुछ उनको बैन कर दिया गया था, मुस्लिम सोल्जर्स की दाढ़ी काट ली गई थी। सॉर्ट ऑफ थिंग्स वर हैपेंड एंड देन दे रिवोल्टेड। रिकॉल ऑफ वेलेस्ली ऑल्सो वाटरशेड मूवमेंट है ना। एंड देन एंग्लो नेपोलियन वॉर, जिसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ सुगौली, वेरी फेमस बैटल। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनकी जो ईयर है वो नहीं याद होगी। आई थिंक नाना फडणवीस वॉज 1799 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये इस किसी टाइम पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो इट वॉज इंडीड अ क्वेश्चन। तो क्योंकि ये 1799 के अराउंड हुआ था, तो दिस मीन्स हाँ, डेथ ऑफ नाना फडणवीस मार्च 1800 के अराउंड हुई थी। तो ये सबसे पहला इवेंट हो जाता है। दूसरा हो जाता है वेलेस्ली का रिकॉल। ही इज़ नोन फॉर हिज एक्सपेंशनिस्ट वॉर्स, है ना। अगर आपको पता होगा वेलेस्ली को हम लोग जानते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के लिए, उन्होंने रिंग फेंस की पॉलिसी लेके आए थे वो। 1805 के अराउंड इनको भी भेज दिया जाता है। एंग्लो नेपोलियन वॉर होती है 1516 में, और वेल्लोर म्यूटनी होती है आई थिंक एक्चुअली 6 में। अभी इसमें देख लेते हैं। हाँ, इट वाज 1806 ये और म्यूटनी होती है मिलिट्री डिस्पोर्ट को लेके। तो उस हिसाब से कमीशन ने जो आंसर दिया वो करेक्ट भी लिया। अब इसमें आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए थे, एक तो डेथ ऑफ नाना फडणवीस और दूसरा एंग्लो नेपोलियन वॉर। आपको पता होना चाहिए कि 4 सबसे लास्ट में आएगा, तो वहाँ से ये वाले दोनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि डेट अकॉर्डिंग 1815 1816 तो वह सबसे लास्ट का इवेंट है। और इन दोनों में कर आपको एक को चूज़ करके चले आइए वहाँ पे। एग्जैक्टली सारे पता हूँ ये तो बहुत मुश्किल होता है। फिर रिवॉल्ट और रिवॉल्ट्स के लीडर, वेरी आई विल सी मॉडरेट क्वेश्चन, क्योंकि इतना तो आप पलटी जाएंगे एटलीस्ट। लाइक का रिवॉल्ट से आई थिंक जगबंधु विद अदर एसोसिएटेड है, ये एक कॉमन चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए सबको। लाइक का रिवॉल्ट इज़ वेरी फेमस रिवॉल्ट, आई थिंक जो उड़ीसा में हुआ था। टैक्स थे जो कि ऑर्थोडॉक्स सोल्जर हुआ करते थे, पुराने सोल्जर हुआ करते थे असल भाई, वो खत्म हो गए थे जब इंडिजीनियस रूलर खत्म हुए तो इन देन दे रिवोल्टेड। और अगर आप उस तरफ इतना पता होता तो आप ये आंसर दे सकते थे। कुछ नहीं अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि एक्चुअली में जो बरेली रिवोल्ट हुआ था वो मुफ्ती मोहम्मद अहवाज के अंदर हुआ था, बरेली रिवोल्ट। तो दिस वाज आल्सो फेमस रिवोल्ट। अगर मतलब इस तरीके से भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ये जो एडाचन कुंगम है, एडाचना कुंगन, ये मालाबार रिवॉल्ट से एसोसिएटेड होंगे, या आप नॉर्मली लॉजिक लगा सकते हो
क्योंकि मालाबार रीजन केरला वगैरह, तो वहाँ पे लोगों के नाम राधा राम तो नहीं होते, है ना। तो इसी तरीके से भी आप इसको कर सकते थे, लॉजिकली कर सकते थे। दिस वाज मोर ऑफ ए लॉजिकल डिसीजन। इसके बाद लेते हैं आई थिंक दो तीन क्वेश्चन और हिस्ट्री का। हाँ, न्यू क्वेश्चन है, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑन ऑथर्स एंड बुक्स, अ वेरी टफ क्वेश्चन। बहुत जरूरी नहीं कि आपको ये सब चीज़ें बताऊँ, कोई नहीं याद रख पाता है इनको। और ये मॉडर्न हिस्ट्री मतलब एक तरीके से जो नई किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में बात हो रही है, कोई मेडिवल स्कॉलर्स नहीं है जो फेमस हो। तो लल्लन जी गोपाल जी ने लिखी हो दी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया, ऐसी आप एक बार देख लीजिए। हाबी और निज़ाम साहब ने लिखी है दी कंप्रेसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया को दी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली दिल्ली सल्तनत। E.S. लाल साहब ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ खलीज, एंड ऋषभ शर्मा साहब ने लिखी है अभी हिस्ट्री ऑफ शोहन डायनेस्टीज। ठीक है, तो ये वेरी टफ क्वेश्चन, आप ऐसा क्वेश्चन लीजिए, उनको छोड़िए, अदरवाइज आपको निगेटिव मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। 148 क्वेश्चन वो एक्चुअली एन ईजी क्वेश्चन, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तब तो दिक्कत है भाई। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सही से पढ़िए आप। बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व का, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम ये, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ कन्वेंशन नॉलेज, इसमें कुछ भी नहीं है। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी, अगर कर दी होती तो फिर रिवॉल्ट ही क्यों होता। दिस वॉज द रीजन, दिस वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन कि वो वार हुई 1857 में। उन्होंने रिवॉल्ट किया क्योंकि उनको नहीं स्वीकार किया, इनके अडॉप्टेड बिन सन को नहीं स्वीकार किया गया था एज अ हेयर अपेरेंट, तो इसलिए दिस वॉज रॉन्ग। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए यार। और ये वाला तो सही है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ ही नहीं था। कमिंग टू कंसिडर फॉरेन ट्रैवलर्स, अब इनमें से कुछ भी नहीं पता होगा तो आपको बताऊंगा वेन सॉन्ग को हम एसोसिएट करते हैं हर्ष से, हर्ष को हम एसोसिएट करते हैं 6th सेंचुरी एडी, और सॉरी 7th सेंचुरी एडी से। फाहियान को हम एसोसिएट करते हैं गुप्ता एरा से, कुछ नहीं तो इतना तो पता ही होगा आपको, है ना। अल बरून को हम एसोसिएट करते हैं 10th 12th सेंचुरी BC, 12th सेंचुरी एडी, और इसी टाइम बीच में आए थे। तो इस हिसाब से लगा दीजिए कि फाहियान सबसे पुराने हो गए, गुप्ता एरा, फिर लहराज पर ये आएगा, और यही का आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये पता है सबसे पहले फाहियान आए थे तो तब भी आप इसका आंसर कर दोगे। तो दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, इससे ईजी और कहीं पूछ सकते हैं भाई बॉस से। ये चार के चारों ऐसे स्कॉलर है जिनके नाम आपने सुन रखे होंगे, चार के चारों के, इस सिंह का भी सुन रखा होगा आपने। लास्ट क्वेश्चन वॉज सर्शन रीजन, बलबन एड हिज गवर्नमेंट फॉर एंड सेंट्रलाइज ऑन द 13 हैंड। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और अपने हाथों में सत्ता को केंद्रित कर लिया। ऑब्वियसली बलबन इज नोन फॉर हिज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, बहुत खतरनाक राजा था। दूसरा कारण, पश्चिम में मंगोल आक्रमण को सुरक्षित करना चाहता था। सही बात है, दोनों बातें एकदम सही हैं कि बलबन के समय मंगोल्स की इन्वेजन तो इंडिया में हो रही थी, और दिल्ली सल्तनत मतलब एक तरीके से हर तरीके से वो फंसी हुई थी, नीचे राजपूत थे दर, और इट वॉज अ वेरी न्यू एम्पायर, कभी भी वो एम्पायर जा सकता था। मुस्लिम्स वर वेरी न्यू इन इंडिया, और बलबन बिकम्स किंग आफ्टर इल्तुतमिश, तो उसने कुछ देखी भी थी आफ्टर रजिया एक्चुअली, तो उसने देखी भी थी कुछ पॉलिसीज कि जब तक हम मंगोल से आक्रमण नहीं करते हैं, मतलब एक्चुअली ही वाज अ पर्सन हु वांटेड टू ब्लॉक एनी मंगोल इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। वो देख रहा था कि व्हाट मंगोल्स वर डूइंग इन सेंट्रल एशिया, लेकिन ये रीजन सही नहीं है इस क्वेश्चन का, राइट। दोनों बातें सही हैं, रीजन अपने आप में सही है कि मंगोल चाहता था, बलबन चाहता था कि वो मंगोल इन्वेजन से भारत को बचा पाए, और बलबन ने सारी की सारी जो सत्ता थी अपने हाथ में ले ली थी, ये बात भी सही है। लेकिन ये इसलिए नहीं ले ली थी, उसने ये क्यों ले ली थी, बिकॉज ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर, वो चाहता था कि सारी की सारी सत्ता उसके हाथ में हो। तो इन दिस मैनर दिस वॉज अ मॉडरेट क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर की लगाया होगा, उन्होंने दोनों ही चीज़ें ठीक कर दी होंगी और एक्सप्लेनेशन को भी करेक्ट कर दिया होगा। यू कैन कमिट सच मिस्टेक बट बिवेयर डू नॉट कमिट सच मिस्टेक्स इन एग्जाम। वहाँ पे एक बार लॉजिकली सोचती हूँ कि कोई राजा जब अपने हाथ में पूरी सत्ता लेता है तो इसलिए नहीं लेता है तो उसको कुछ अपने राज्य को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जनरली वो खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए होता है। जिस हिसाब से आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते थे। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड देन आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसके साथ सबसे पहले आया हूँ। ऑल अदर सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस, ये सभी भी मैं करवाऊँगा।